हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं सब? तो आज की क्लास में हम परफॉर्म करेंगे आरबीएससी अनसॉल्व टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नंबर 9 एंड न्यूमेरिकल नंबर 10। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 9 देखिए। टू स्मॉल identical balls each of mass m and charge q are suspended with same point by silk cords. Each cord is of length L as shown in figure. Separation between charges is x and angle between cords 2 theta equals to 10 degree. Calculate the value of x assuming system to be in equilibrium. ओके, तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि ये एक सिस्टम आपको दिख रहा है पूरा। इसमें ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, ये दोनों बॉल आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसी हैं। इन पर चार्ज है Q दोनों पर और मास दोनों का है M। ये दोनों जो बॉल हैं ये इस सिल्क कॉर्ड से, सिल्क के धागे से लटकी हुई हैं और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 2 थीटा और वैल्यू दी हुई है 2 थीटा की हमें 10 डिग्री। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब सिस्टम पर नेट फोर्स ज़ीरो लग रहा हो, तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। उस केस में हमें ये एक्स डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हिंदी में इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो समान छोटी गेंदें, प्रत्येक का द्रव्यमान m तथा प्रत्येक पर आवेश q सिल्क के धागों से चित्र के अनुसार लटकाई गई है। ओके, इनके मध्य दूरी x और धागों के मध्य कोण 2 थीटा इक्वल्स टू 10 डिग्री है। तब साम्यावस्था की स्थिति में दूरी x का मान ज्ञात करो। तो हमने सबसे पहले एक सिस्टम बना लिया जिसमें दो चार्ज हैं, दोनों पर मास m है और दोनों पर चार्ज q है। जो हमें डायग्राम फिगर में क्वेश्चन में दिया हुआ था वही हमने डायग्राम एक बार वापस ड्रॉ कर लिया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा, ये चार्ज इस चार्ज को ऐसे रिपेल करेगा, तो ये चार्ज भी इस चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा विद फोर्स F। ओके, ये फोर्स आपको क्लियर हुआ। दोनों चार्ज एक दूसरे को F फोर्स से रिपेल करेंगे, F बल से प्रतिकर्षित करेंगे। अब रस्सी में क्या होता है, तनाव होता है। स्ट्रिंग में क्या होता है, कोर्ड में क्या होता है, टेंशन। तो ये क्या करेगी, और टेंशन क्या करती है, हमेशा ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट को खींचती है, पुल करती है। तो ये जो स्फीयर है, ये जो रस्सी है, इसको ऐसे खींचेगी, क्योंकि जो टेंशन का एक नेचर होता है, ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट को हमेशा पुल करता है, संपर्क वस्तु को हमेशा खींचती है। तो ये भी यहाँ भी जो रस्सी में टेंशन आएगा उसको ये ऐसे खींचेगी। ये क्लियर हुआ आपको, टेंशन की डायरेक्शन क्लियर हुई और फोर्स की बात आपको क्लियर हुई। ओके, अब हम डायग्राम को फिर से देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको ये क्लियर हुआ, ये दोनों एक दूसरे को F फोर्स से रिपेल कर रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स अब क्लियर हुई। अच्छा, एक चीज़ आप थोड़ी सी करेक्ट कर लो, दोनों रस्सियों के बीच में जो एंगल बन रहा है कोर्ड्स के बीच में वो 10 डिग्री है, तो हाफ ऑफ करोगे तो 5 होगा, तो इसको केवल 5 रहने दो, ये 1 हटा दो, तो ये एंगल आप कितना है 5। तो आप 15 मत लेके चलना, 5 ही लेके चलना। मैंने गलती से इसको 15 कर दिया, कोई बात नहीं। तो अब देखिए, ये जो टेंशन है ये देखिए ये इधर है। अब हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, तो यहाँ से आप देखिए क्या बन रहा है, ये ऐसे जेड बन रहा है, दिख रहा है जेड सबको। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ओके, तो ये अगर अल्टरनेटिंग एंगल बन गया ना बेटा, एकांतर कोण बन गया, तो ये अगर 15 डिग्री है तो ये भी 15 डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम इस टेंशन के कंपोनेंट्स फाइंड कर लेंगे। जहाँ से एंगल बनता है वो होता है कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा टी कॉस थीटा, एंड परपेंडिकुलर बन जाएगा टी साइन थीटा। तो जहाँ से एंगल बनता है कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर बन जाएगा साइन थीटा, तो टी कॉस 15 डिग्री ये बन जाएगा और ये बन जाएगा टी साइन 15 डिग्री। ओके, अब आप यहाँ पर केवल इतने इतने पार्ट में देख लीजिए, इतने इतने पार्ट से भी हम x की वैल्यू निकाल देंगे। देखिए, अब यहाँ पर इस बॉल पर अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, t cos 15। अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, t cos 15। तो ये जरूर एक डाउनवर्ड फोर्स से बैलेंस होगा, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो है,
जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लगना चाहिए। और नीचे क्या लग रहा है, इस बॉल का वेट, और वेट क्या होता है, mg। तो ये t cos 15, ये t cos 15 या सॉरी मुझे एंगल 5 डिग्री ही लेना है, तो कहीं भी मैं 15 बोलूँ तो आपको उसको इग्नोर करना है क्योंकि मैंने गलती से 15 लिख दिया, ये 5 डिग्री ही है। t cos 5 डिग्री बैलेंस हो जाएगा, नीचे कितना फोर्स लग रहा है, mg। तो t cos 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, mg। ये क्लियर हुआ सबको, ओके। और यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है F, और इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है F। तो इक्विलिब्रियम की यही बात होती है कि दोनों अपोजिट फोर्स हमेशा इक्वल होते हैं। जब भी हमें क्वेश्चन में कहता है कि इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है। ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है। तो F इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर t sin 15 डिग्री। तो ये दोनों इक्वेशन आपको क्लियर हुई। यहाँ से मैंने बोल दिया t cos 15 इन इक्विलिब्रियम, हिंदी में लिखेंगे साम्यावस्था में, t sin 15 इक्वल टू F। ये देखिए फिर से डायग्राम में, t sin 15 इक्वल्स टू F, और F क्या होता है, k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर F की जगह हो जाएगा k, Q1 की जगह Q और Q2 की जगह भी Q, और डिस्टेंस की जगह हो जाएगा x स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस है x स्क्वायर। और वैसे ही t cos 15 डिग्री हो जाएगा हमारे पास mg। ये 15 को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, उसको 5 कर लो यार, अब लिख दिया क्या कर सकते हैं, ठीक है 5 कर लो, थोड़ा समझो, भावनाओं को समझो। अब क्या करते हैं, t sin 15 वाली इक्वेशन क्लियर हुई आपको और t cos 15 वाली इक्वेशन क्लियर हुई आपको, इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं, t sin 5 अपॉन t cos 5 डिग्री। तो ये कितना बन गया, साइन t से t कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया 10, तो ये बन गया tan 5 डिग्री कर लेना। और यहाँ पर इसको भी डिवाइड कर लो, ऊपर कितना आएगा t sin 15 कितना था, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा mg। तो ये वैल्यू आपको समझ में आई, ओके। तो इतना आपको समझ में आ गया, तो tan 5 डिग्री इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में mg, ये क्लियर हुआ आपको, ओके। अब इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 और हम वापस से फिगर में चलेंगे। अब क्या होता है, अगर हम ये एक ट्रायंगल देखें, ये ट्रायंगल देखो बेटा, आप दिख रहा है ट्रायंगल, मैंने हाईलाइट किया है, ओके। इस ट्रायंगल में आप देखो, अगर मैं साइन 15 का फॉर्मूला लगाऊं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर कौन है, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो कितना हो गया परपेंडिकुलर x, और हाइपोटेनियस कितना आ गया हमारे पास, ये हाइपोटेनियस है, ये कितना है l, तो कितना आ गया साइन 15 इक्वल टू, यहाँ पर सॉरी मैंने x ले लिया, x/2 लेना है क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, तो हाफ कितना हो जाएगा x/2। क्लियर हुआ आपको, फिर से बोलता हूँ, साइन 15 की जगह 5 कर लो, साइन 5 डिग्री, और इस ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर कौन है, 15 के सामने वाला, ये वाला परपेंडिकुलर है, तो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर x/2, ठीक है, x का आधा हो जाएगा ना, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x/2, और हाइपोटेनियस ये वाला कितना है हमारे पास, लेंथ l गिवन है, तो ये आ जाएगा साइन 5 डिग्री इक्वल टू x/2l। तो यहाँ पर आप कहते हैं सर हमें तो जो इक्वेशन नंबर 3 उसमें tan 5 डिग्री गिवन है, ओके। अब बताता हूँ, यहाँ पर हम इस ट्रायंगल में tan 5 डिग्री लगा के देखो, tan 5 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है x/2, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं यहाँ पर tan 5 डिग्री लगाता तो क्या होता, परपेंडिकुलर कितना है x/2, और बेस कितना है, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर जो होता है वो बेस होता है, ये बेस है। इसकी वैल्यू आपको पता है क्या, नहीं पता, इसलिए हम tan 5 डिग्री नहीं कैलकुलेट कर सकते। लेकिन आपको एक बात याद होगी, जब मैंने 11th में भी आपको बताई थी, और कई बार मैं बताता रहता हूँ कई लेक्चर्स में, कि जब भी एंगल स्मॉल होता है, जब भी एंगल क्या होता है, एंगल स्मॉल होता है, तब साइन थीटा और टेन थीटा
एक दूसरे के नियरली इक्वल होते हैं और साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है जब एंगल स्मॉल होता है, और टेन थीटा इक्वल्स टू थीटा हो जाता है। तो साइन थीटा भी थीटा के इक्वल है, एंगल स्मॉल है, तो टेन थीटा भी थीटा के इक्वल है, तो साइन थीटा भी टेन थीटा के नियरली इक्वल हो जाता है। अगर ये बात आपको अच्छी तरह समझनी है तो मैं यहाँ पर ऊपर कार्ड दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए, कार्ड में देख लेना, ऊपर आपके पास लिंक आ जाएगा। तो मैंने एक वीडियो में ये पावर सीरीज़ भी आपको समझा रखी है, तो ये आगे जब हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब भी आपके काम आएगी, तो ये वीडियो आप देख लेना, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू टेन थीटा। तो हमारे पास साइन थीटा कितना आया था, साइन 5 डिग्री कितना आया था, x/12। तो ये x/12 को मैं tan 5 डिग्री के इक्वल कर दूंगा। तो यहाँ पर जो अपने पास tan 5 डिग्री था, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, x/12। तो ये x/12 किसके इक्वल हो गया हमारे पास, ये देखिए फिर से, ये देखिए ये tan 15 डिग्री है ना, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 15 डिग्री या साइन 5 डिग्री, और साइन 5 डिग्री की वैल्यू कितनी है, x/12। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x/12। तो x/12 इक्वल टू कितना हो गया, KQ²/x² mg। क्लियर हुआ, यहाँ पर देखिए, तो x/12 इक्वल हुआ KQ² mg के। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, x। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस x² को यहाँ भेज देंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा x³। ये 12 यहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो KQ² 12/mg। इतना क्लियर हुआ आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी आती है, x² इधर मल्टीप्लाई होगा, 12 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा x³ इक्वल टू KQ² 12/mg। तो k की वैल्यू पुट कर लेंगे, चाहे करो चाहे मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका k की वैल्यू का। k की वैल्यू वैसे आपको पता है वैक्यूम में कितनी होती है, 9 × 10⁹ KQ² 12mg। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, अगर वैल्यू पुट करोगे k की तो यहाँ पर रख दो 1/4πε0 Q² 12/mg। अब ये 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x³ है, तो यहाँ से हम क्यूब रूट लेंगे बोथ साइड, यहाँ से हम बोथ साइड क्यूब रूट लेंगे और हमारे पास ये आ जाएगा फाइनल आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, 2 मिनट का है। इन ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस QA इक्वल्स टू 2.5 multiply 10⁻⁻7 कूलम एंड QB इक्वल्स टू -2.5 multiply 10⁻7 कूलम, ये भी -7 कूलम है। तो देखिए, एक है +2.5 10⁻7 कूलम, एक है -2.5 multiply 10⁻7 कूलम, आर सिचुएटेड एट पॉइंट 0, 0, -15 सेंटीमीटर एंड 0, 0, +15 सेंटीमीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो ये पूरा सिस्टम बनाना है और हमें इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हिंदी में पढ़ेंगे। किसी निकाय में 2 आवेश QA इक्वल्स टू 2.5 गुना 10⁻⁻7 कूलम तथा QB इक्वल्स टू -2.5 गुना 10⁻⁻7 कूलम क्रमशः 2 बिंदुओं A 0, 0, -15 सेंटीमीटर तथा B 0, 0, +15 सेंटीमीटर पर स्थित हैं। निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें QA गिवन है 2.5 10⁻⁻7 कूलम, QB हमें गिवन है -2.5 multiply 10⁻⁻7 कूलम, और QA की पोजीशन हमें दी हुई है 0, 0, -15 सेंटीमीटर, और हमें QB की वैल्यू पोजीशन दी हुई है 0, 0, +15 सेंटीमीटर। अब इन्हें कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है और ये z होता है। तो हम ये जो लोकेशन है, ये जो पॉइंट्स हैं, हम इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम पर लोकेट करते हैं। तो हम यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। तो हम जनरली x यहाँ लेते हैं, y यहाँ लेते हैं, और z यहाँ लेते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन में y यहाँ ले रहे हैं, z यहाँ ले रहे हैं और x यहाँ ले रहे हैं। तो आप कहेंगे सर ऐसे कैसे ले रहे हो, क्योंकि हमें यहाँ पर z में वैल्यू गिवन है। ये देखिए, यहाँ पे भी z डायरेक्शन में वैल्यू गिवन है, यहाँ भी z में गिवन है।
इसलिए हमें जेड को या तो आप यहाँ ले लीजिए हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल ले लो, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में होता जेड तो हम अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट लोकेट नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी एक्स वाई जेड को आप अपनी मर्जी जैसे कर सकते हो, एक्स को यहाँ रख सकते हो, एक्स को यहाँ रख सकते हो, एक्स को यहाँ रख सकते हो, लेकिन वाई और जेड भी परपेंडिकुलर होने चाहिए। मैंने आपको बताया था, इसलिए इन्हें बोलते हैं आर्बिट्रेरी एक्सिस। मतलब एक्स को आप यहाँ रख सकते हैं, वाई को यहाँ रख सकते हैं, जेड को यहाँ रख सकते हैं, चाहे एक्स को आप यहाँ रख सकते हैं, लेकिन आपको वाई को परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक्स को भी यहाँ रख दो, वाई को भी यहाँ रख दो और जेड को भी यहाँ रख दो, ठीक है। तो कन्वीनियंस के लिए मैंने जेड को यहाँ रख लिया ताकि मैं इनको पॉइंट को लोकेट कर सकूँ। आपको यहाँ रखना है, जेड को यहाँ रखो, ठीक है। अब क्या है, हम चार्जेस को अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स लोकेट करते हैं। तो QA की वैल्यू कितनी 2.5 10⁻⁻7 और ये है कहाँ 0,0,-15। तो ये होगा +15 क्योंकि जेड एक्सिस है, जेड में दिया हुआ है। और हम नीचे जाएंगे 0 के तो यहाँ कहीं होगा -15, तो ये हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। और -15 सेंटीमीटर पे कौन रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है QA, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए B 0,0, +15 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट बन गया हमारा B। और यहाँ पर कौन रखा हुआ है, QB। क्लियर हुआ। तो QA यहाँ है, QB यहाँ है। इसको हम अच्छी तरह से इसमें दिखाते हैं। तो ये देखिए इस डायग्राम में 0,0, -15 सेंटीमीटर पर पॉइंट बना A और यहाँ रखा हुआ है QA और यहाँ रखा हुआ है QB। क्लियर हुआ आपको, ओके। अब हमें पता है डायपोल मोमेंट हमें फाइंड करना है। क्या होता है डायपोल मोमेंट, चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है हमें 2.5 10⁻⁷, और दोनों इस चार्ज की और इस चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ से यहाँ तक होगी 15 और यहाँ से यहाँ तक भी होगी 15, तो कितनी हो गई 30। और 30 सेंटीमीटर है तो उसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 10⁻⁻2 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से बन जाएगा 75 × 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर। ये कूलम इंटू मीटर है ना कि सेंटीमीटर है, क्लियर रखना। ओके, देखिए Q का क्या बना कूलम और डिस्टेंस का क्या बना मीटर। अब डायरेक्शन हमें निकालनी है, तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है डायपोल की, तो याद होगा आपको -Q से +Q। तो -Q कहाँ है, यहाँ है, और +Q यहाँ है, तो डायरेक्शन होगी यहाँ से यहाँ। और ये जो डायरेक्शन आपको इंडिकेट कर रहा है ये कहाँ है, -Z डायरेक्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ इट डायरेक्शन विल अलोंग द -Z डायरेक्शन। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ है, अलोंग दी -Z। तो आज का लेक्चर केवल यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आगे की न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे।